वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो, आज का अपना वर्क एनर्जी पावर का चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने थर्ड नंबर वीडियो के अंदर अपन मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैकेनिकल एनर्जी जैसे टू टाइप्स थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अपन लोगों ने उस वीडियो के अंदर पढ़ लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। आज का अपना जो वीडियो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड होगा। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे अपन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से अपन गिराते हैं या कुछ हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो सब आज अपन देखने वाले हैं। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अपन लोगों ने देखा था कि जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो, फिर काइनेटिक एनर्जी क्या थी। काइनेटिक एनर्जी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन के कारण, उसमें मोशन के कारण, उसकी स्पीड के कारण उसमें जो एनर्जी रहती है वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। यानी स्पीड के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी रहती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण और स्टेट के कारण, पोजीशन और स्टेट के कारण उसमें जो एनर्जी कंटेंट रहती है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल जैसे अपन लोगों ने देखा था, एक बो एंड एरो वाला एग्जांपल देखा था, और एक स्प्रिंग का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे स्प्रिंग रहती है, मान लो ये स्प्रिंग है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है। अभी मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। मान लो ऐसे है ये स्प्रिंग अभी। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस कर दो या फिर स्ट्रेच कर दो, कंप्रेस कर दिया, ये ऐसे होगी यहाँ तक ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये इधर इधर की ओर से मूव करेगी। ठीक है, तो यानी इसकी पोजीशन के कारण अब अपन ने क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए क्या किया, इस पर वर्क करना पड़ा। यानी इसको कंप्रेस किया तो अपन ने क्या किया, वर्क किया। अब वो वर्क इसके अंदर किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे ही बो एंड एरो का एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखते हो आप लोग। जैसे मान लो बो एंड एरो वाला एग्जांपल देखते हो, उसके अंदर जैसे ये बो है, ठीक है, इसकी ये स्ट्रिंग रहती है। ठीक है, इस रस्सी को मैं इधर खींचता हूं, इस रस्सी को क्या करता हूं, इधर खींचता हूं मैं, ऐसे 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 खींचूंगा। खींचूंगा तो क्या करेगा, खींचने पर मेरे को, खींचने में क्या हुआ, मैंने वर्क किया इस पर, वो वर्क क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। अब क्या होगा, ये एरो एरो को अपन ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, एरो आगे की ओर मूव करेगा। यानी इस स्ट्रिंग ने क्या किया, इस एरो पर वर्क किया, वो वर्क इसमें कन्वर्ट हो गया इसकी काइनेटिक एनर्जी में। यानी एरो क्या होता है, आगे की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल में ले सकते हैं इसको। ठीक है, क्या किया कि जो ये स्ट्रिंग लग रखी होती है, जो धनुष की इस साइड जो स्ट्रिंग लगी रहती है, उसको क्या क्या करते हैं, रस्सी को अपन ऐसे खींचते हैं अपनी ओर। खींचने में अपन को कुछ वर्क करना पड़ा, वो वर्क क्या हुआ, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। यानी वो स्ट्रिंग पहले मान लो यहाँ थी, फिर मैंने खींच के पीछे की ओर लेके आ गया, यानी इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, तो उस वो जो वर्क किया मैंने उस पर खींचने में, स्ट्रेच करने में इसको, वो वर्क इसमें इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इसको आगे की ओर मूव करने के लिए, एरो को आगे की ओर मूव कराने के लिए काम में लेते हैं अपन। यानी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये अपन आगे भी पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर, कि जो एनर्जी होती है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपन चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये लो है उसका, वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां से देखने पे अपन को समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन के कारण या स्टेट के कारण उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द एनर्जी कंटेंट द एनर्जी कंटेंट in a body by virtue of its position or state is called potential एनर्जी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन और स्टेट के कारण उसमें जो एनर्जी कंटेंट रहती है वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करते जाओ और इस डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, द एनर्जी कंटेंट इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर आगे अपन इसके फॉर्मूले देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, लिख लिया। तो देखो आगे अगला अपना टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, VITATION, ONAL, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसके कारण अपन देखते हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहां से यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है m। ठीक है, मैं उस ऑब्जेक्ट को उठाकर कुछ हाइट पर लेके आ जाता हूं। मान लो मैं यहां लेके आ गया उस ऑब्जेक्ट को उठाकर, m मास का ऑब्जेक्ट है, उस बॉडी को उठाकर मैं यहां पर लेके आ गया, कितनी हाइट पर, यहां से अर्थ सरफेस से h हाइट पर। ठीक है, अब आप लोग खुद सोचो कि मैंने जब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था, यहां से क्या किया, मैंने उसको उठाया, उठा के इस हाइट पर लेके आया। मान ले अर्थ सरफेस पे रखा हुआ था, कोई बैग रखा हुआ है, मान लो, उसको उठाकर अपन किसी टेबल पर रखते हैं जिसकी हाइट क्या दे रखी होती है, h दे रखी है। ठीक है, ऐसे किया है मैंने, उस हाइट पर इसको क्या किया है, रखा है। ठीक है, तो देखो मैंने जब इसको ऊपर से उठाया तो मैंने वर्क किया इस पर, नीचे से उठाकर ऊपर रखा तो मैंने उस पर कुछ वर्क किया। अब बच्चों वो वर्क होता है ना, वो इसमें वो वर्क जो होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने जो वर्क किया वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही तो किया, उस ऑब्जेक्ट को उठाकर ऊपर रखा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको अपनी ओर खींचता है, यानी पृथ्वी क्या करेगी, अर्थ जो होती है उसको अपनी ओर खींचती है ऑब्जेक्ट को। तो मैं ऊपर उठा रहा हूं, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है और मैं ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की किया है मैंने वर्क। यानी क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को जब मान लो ये यहां पर था तो क्या हो रहा था, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या नीचे की ओर लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की ओर खींच रहा था, अर्थ अपनी ओर खींचती है ना, और मैं क्या कर रहा था, इसको ऊपर की ओर उठा रहा था। तो मैंने जो वर्क किया वो क्या किया, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किया है। तो वो जो वर्क होगा बच्चों वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो कितना होगा वो अपन निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, हेडिंग डालो और ये डायग्राम बनाओ एक साइड। ठीक है, लिखो व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, when a body of mass m lift to a certain height from अर्थ सरफेस, यानी क्या लिखा मैंने कि एक बॉडी है जिसका मास m दे रखा है, उसको अपन एक सर्टेन हाइट तक, एक मान लो h हाइट है, उस तक क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, ये लिखिए कहानी। ठीक है, लिख दिया। अब देखो द मिनिमम, नीचे लिखता हूं, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड
अब देखो क्या लिखा था, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम इसको उठाने में अपन को मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत होगी, कितना फोर्स अपन को लगाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट यहां तक मैं इसको उठा दूं। जैसे मान लो एक बैग है, एक 10 किलो का बैग है, ठीक है, मान लो, ठीक है, उसको नीचे अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, मेरे को उसको उठाकर एक टेबल पे रखना है, तो मैं उसको कितना फोर्स मिनिमम लगाऊं कि उस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं उस टेबल पर रख सकूं। तो आप लोगों को पता है कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट जो बैग रखा हुआ है उसका जो वेट होगा उसके इक्वल अगर अपन फोर्स लगा दे तो उसको उठाकर अपन उस टेबल पर रख सकते हैं। मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा तो अपन कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अपन ने उसके वेट से कम फोर्स लगाया है तो उसको अपन उठा नहीं सकते। ये आप लोगों को भी पता है कि कोई भी भारी सामान होता है उसको उठाएंगे अपन, उसको उठाने के लिए उसके वेट के बराबर अपन को फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम। अगर अपन उससे कम फोर्स लगा रहे तो वो अपन से हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो वही कहानी है यहां पर कि मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको उठाने के लिए, तो वो क्या होगा उसके वेट के बराबर है। अब इसका जो वेट होता है बच्चों वो क्या होता है, mg, ठीक है, इसका वेट mg होगा ना, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट, यानी mg, ब्रैकेट में लिख दो mg, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी फोर्स कितना हो गया अपने पास, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर हुआ, mg, f की वैल्यू mg आ गई अपने पास। बोलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से लेके यहां तक उठाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, यानी अपने पास डिस्प्लेसमेंट क्या आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, h। तो क्या मैं वर्क निकाल सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। वो जो वर्क होगा वही किस में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक बार दोबारा देख लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, उसको उठाकर मेरे को h हाइट पर लेकर जाना है। तो h हाइट पर लेकर जाऊंगा तो मेरे को उसको उठाने के लिए कम से कम कितने फोर्स की जरूरत होगी, कम से कम मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको उठाने के लिए, वो मेरे को पता करना है। तो वो कितना रिक्वायरमेंट होगा आप लोग कॉमन सेंस से बता सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट अपन उठा रहे हैं, जो भी बॉडी अपन उठा रहे हैं, उसके वेट के इक्वल अपन को मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी उसका जितना वेट है अगर अपन उतना फोर्स लगा देंगे कम से कम तो उसको उठा सकते हैं। अब कम से कम इतना लगाए, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी लगा सकते हो, कोई ज्यादा ही ताकतवर इंसान है तो उठा के ऐसे पटक देगा उसको, ठीक है। तो मिनिमम कितने की जरूरत होगी, मिनिमम mg, यानी उसका जो वेट होगा बच्चों उसके इक्वल फोर्स अपन को रिक्वायर होगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने वेट टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर उसका वेट निकाला था तो वो कितना आया था, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है mg, g जहां पर क्या है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो बॉडी है उसका मास, ठीक है। तो वहां से मेरे पास कितना वेट था उसका mg, तो यही मैंने लिखा था मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, यानी उस बॉडी के किसके बराबर होगा, उसके वेट के इक्वल होगा। तो फोर्स क्या आ गया, फोर्स F, यहां पर मैं पूरा लिख दूं फोर्स F इजिकल टू क्या आ गया mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आप लोग यहां से देख के बताओ, यहां से उठाकर इसको यहां तक लेके गया हूं तो मैंने कितना डिस्प्लेस किया इसको, h हाइट तक, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, ठीक है। तो क्या अब आप लोग वर्क निकाल सकते हो, तो देखो मिटाता हूं इसको, साथ साथ में उतारते रहो वीडियो को पॉज करके, फिर आगे देखो। अब देखो यहां पर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h फ्रॉम
अर्थ सरफेस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो किसके इक्वल होगी? यहां से अपन ने यहां तक इसको उठाया है तो मेरे को जो वर्क किया उसके इक्वल होगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया उसके इक्वल होगी। तो इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख दूं पीई, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? बोलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स क्या है? बोलो mg, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? mgh। ये आप लोगों को याद रखना है ये फॉर्मूला। जब भी आप लोगों से बोला जाए कि कोई स्टूडेंट है, मान लो वो किसी बैग को उठाकर टेबल पर रखता है अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो उस बैग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो अपन को निकालना हो तो अपन उस इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी यही क्या है बच्चों? वर्क डन है। वर्क डन तो है ये mgh, वर्क डन ही तो था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो किसके इक्वल होगी? इसको यहां से लेके यहां तक उठाएंगे, उठाने में ग्रेविटेशनल पुल यानी ये ग्रेविटेशनल पुल यानी पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही ऑब्जेक्ट को। मैंने अभी अभी चित्र बना के बताया आप लोगों को कि ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये बॉडी थी, यहां से लेके हाथ पर लेके आया, मान लो इसको उठा के, ठीक है, यहां तक लाया। तो अब क्या कर रहा है? ये जो पृथ्वी है ये इसको अपनी ओर खींच रही है और मैं क्या कर रहा हूं? इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, यानी ऊपर की ओर लेके जा रहा हूं, मेरे को वर्क कर रहा हूं ऊपर की ओर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अगेंस्ट, ठीक है, तो वही मैंने लिखा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हुआ? mg, डिस्प्लेस क्या हुआ? h। तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? mgh। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, फिर आगे अपन एक स्प्रिंग का फॉर्मूला और देख लेते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। देखो देखो अगली अपनी हेडिंग है पोटेंशियल इन ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। देखो क्या बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो, समझो आप लोग ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। ये मान लो एक स्प्रिंग अपन ने ऐसे रख रखी है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसकी जो मान लो लेंथ है कुछ भी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करता हूं। मान लो मैंने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया ऐसे, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया इस पर नीचे की ओर ऐसे। तो ये क्या हुआ? ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी नीचे की ओर, यानी ये स्प्रिंग कंप्रेस होके मान लो आ गई यहां पर, ठीक है। इसमें ये जो इसकी कितना कंप्रेस हुई, मान लो ये हुई अक्स, अक्स कंप्रेस हुई, ठीक है। अब जब मैंने इस पे जो वर्क किया था, जो फोर्स लगाकर मैंने इस पर जो वर्क किया था, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। वो जो वर्क था बच्चों वो कहां चला गया? वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो कैसे समझ सकते हो एनर्जी को। अब मान लो ये यहाँ पर इसको मैंने एकदम कंप्रेस कर रखा है, इसके ऊपर मान लो मैं ये चौक रखता हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो क्या होगा? इसको छोड़ते ही, स्प्रिंग को फ्री कर छोड़ते ही क्या होगा? ये ऊपर की ओर ऐसे उछलेगा। ये स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे नीचे की ओर दबा रखा है, ठीक है। मैं इसको ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं या फिर इसको छोड़ता हूं तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर ऐसे वापस ऊपर की ओर अपनी मेन पोजीशन में आना चाहिए, वापस अपने एक्चुअल पोजीशन में आना चाहिए स्प्रिंग, ठीक है। तो वो किस कारण से आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी के कारण, क्योंकि इसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई। अब आदमी के अंदर भी अगर एनर्जी आ जाती है तो, ठीक है, तो वही है कि इसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई, जिससे क्या हुआ कि ये ऊपर की ओर ऐसे वापिस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आना चाहेगी। जैसे अपन के अंदर, इंसान के अंदर, आदमी के अंदर एनर्जी होती है तो अपन अच्छे से वर्क कर पाते हैं,
कोई भी काम करना होता है वो, ठीक है। वैसे ही इस स्प्रिंग के साथ हुआ कि अपन ने इस पर जो वर्क किया, इसको नीचे की ओर कंप्रेस किया, ठीक है। फिर मैंने मान लो इसको कंप्रेस करके यहाँ पर पकड़ रखा है, ये अक्स कंप्रेस हो गई, मान लो अक्स कंप्रेशन हुआ इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ते क्या होगा, ये ऊपर की ओर ऐसे मूव करेगी, ठीक है, ऊपर की ओर वापस मूव करती है, ठीक है। तो ये है वो किसके कारण करती है, क्योंकि इसके अंदर कारण क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। उस पोटेंशियल एनर्जी ने वापस, जैसे मान लो इस पर ब्लॉक रख दिया मैंने, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उस जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने वापस उस पर क्या किया, वर्क किया, और वो ऊपर की ओर ऐसे वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आना चाहे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितनी होगी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, ठीक है, क्या हुई 1/2 kx स्क्वायर। मैं नीचे लिखता हूं वेयर के क्या है, आप लोगों को याद रखना है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी ये किस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। अब अलग अलग स्प्रिंग होती है, कोई पतली स्प्रिंग होती है, कोई थोड़ी मोटी स्प्रिंग होती है, उनको फोर्स लगाने के लिए, अपन को उसको कंप्रेस करने के लिए फोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। पतली स्प्रिंग होगी उस पर तो एकदम आसानी को से अपन उसको कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ी भारी स्प्रिंग होती है उसको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी वो किस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसको अपन को उतना ही वर्क उस पर ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो स्प्रिंग अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू होती है उसकी। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, कैपिटल जी की वैल्यू आप लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वो भी एक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू एक फिक्स थी। वैसे ये जो के है ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग फिक्स होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, उसके लिए के कुछ वैल्यू है, ये मान लो दूसरे प्रकार की कोई स्प्रिंग है, इसके लिए के की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा। ये क्या है, के, ठीक है। और अक्स क्या है, अक्स क्या होगा, इसको कितना एलोगनेट किया है अपन ने, यानी कितना कंप्रेस किया है। और स्ट्रेच करने में भी वही होगा, कंप्रेस करने की बात क्यों करो, आप स्ट्रेच करने की बात भी कर लो। जैसे मान लो इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग है, इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। फिर इसको छोड़ूंगा ऐसे, मान लो ऐसी स्प्रिंग थी, इसको मैंने खींच दिया ऐसे, फिर इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये वापस अपने मेन पोजीशन में आना चाहेगी। यानी इसके अंदर खींचने पर क्या हुआ, जो मैंने वर्क किया वो किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर इसको छोड़ते ही वो पोटेंशियल एनर्जी किस में वापस वर्क करने लगी उस पर, यानी वो अपनी वापस मेन पोजीशन में, अपनी एक्चुअल पोजीशन में आना चाह रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको कंप्रेस करने में, उसको स्ट्रेच करने में, तो वो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। आगे की बड़ी क्लासों में आप लोग ये फॉर्मूला ड्राइव करके देखोगे ये फॉर्मूला आया कैसे है। अभी के लिए आप लोगों को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, आप लोगों की बुक में ये फॉर्मूला ही दे रखा है अभी के लिए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, कितना उसको कंप्रेस किया है, कितना उसको स्ट्रेच किया है, यानी एलोगनेट कितना किया है अपन ने उसको, वो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इसको डायग्राम बना लो और ये फॉर्मूला और ये सब उतार लो। उसके बाद में छोटी सी बात में सिंपल पेंडुलम के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर अपन करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि सिंपल पेंडुलम होता है, उसमें एनर्जी का कैसे चेंज होती है, काइनेटिक से पोटेंशियल में कैसे चेंज होती है, क्या उसमें होता है, क्या पंगा है, वो बात कर लेते हैं। इतना नोट्स आप लोगों को बनाना है। अभी ये जो बता रहा हूँ ये एक बारी के लिए आप लोगों को नोट्स में नहीं लिखना है, इसके जस्ट बाद में न्यूमेरिकल करने हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो ये सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। पेंडुलम आप लोग जानते हो, घड़ी के अंदर जो लगा रहता है वो पेंडुलम होता है। दूसरा पेंडुलम अपन खुद भी बना सकते हैं, एक रस्सी लेके उसके मान लो बॉल बांध लिया, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बांध लिया, उससे पेंडुलम बन गया है। ये बॉल बांध रखी है रस्सी से, ये क्या हुआ बच्चों, पेंडुलम बन गया। इस पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं मेरा पेंडुलम लेके आ रहा हूँ एक, जैसे मान लो इस पेंडुलम के ऊपर बात कर लेते हैं। ये एक पेंडुलम है, सपोज दैट ये पेंडुलम है, ठीक है। ये रस्सी है, ये मान लो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपन ने बांध रखा है, ठीक है। इसकी बात अपन करते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चों, अब ये जो रुका हुआ है, अब ये यहाँ पर ऐसे रुका हुआ है, तो ये होती है इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। या तो इसको मीन पोजीशन बोल दो या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दो, ठीक है। घड़ी के अंदर पेंडुलम नहीं लगा होता क्या, वो ऐसे ऐसे मूव करता है, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये होती है इसकी मीन पोजीशन। अब ये अपनी मीन पोजीशन के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता हूं, मतलब मीन पोजीशन से इधर लेके चला गया ऐसे, ठीक है। फिर इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा ना,
ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कहाँ पर एनर्जी कौन सी होगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है वहां पर कौन सी एनर्जी होगी, और यहाँ जब इसको अपन यहाँ लेके जा रहे हैं तब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी कैसे कैसे काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज हो रही है, कहाँ पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी और कहाँ पर ये दोनों इक्वल वगैरह, ये सब अपन बात करते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो ये अपनी मीन पोजीशन में है, यहां पर है बच्चों इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करा लेता हूं, यानी यहां पर लेके आ गया, इसको पकड़ा मैंने यहां पर लेके आया, यानी क्या किया, इसको ये अपनी मीन पोजीशन पे था, इसको पकड़ के मैं इधर लेके आ गया ऐसे। ठीक है, ये यहां पर अब इस पोजीशन में है। ठीक है, यहां पर ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ देता हूं ऐसे, तो उसके कहानी की बात करते हैं। मैं जब इसको पकड़ के यहां तक लेके आया था, अभी जब मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के इधर लेके ऐसे गया था, तो मैंने वर्क किया था इस पर, मेरे को वर्क करना पड़ा था, यानी यहां से लेके यहां तक लेके आया तो मैंने कुछ वर्क किया। अब वो जो वर्क है ना बच्चों, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, यानी वो वर्क क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बन गई, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, मैं इसको छोड़ देता हूं यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये इधर मूव करने लगेगा, इधर मूव करेगा, यानी क्या हुआ, इधर कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, ये कुछ स्पीड होगी इसकी, यानी स्पीड होने से क्या हुआ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किस में चेंज होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। एक पोजीशन यहाँ पर कहीं बीच में या फिर कहीं पर ऐसी आती है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों क्या हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर 10 जूल, इसके अंदर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो एक पोजीशन बीच में ऐसी आएगी जहां पर क्या होगा, इसमें 5 जूल तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और 5 जूल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। फिर क्या होता है, जब ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा यहाँ पर, तो वो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें स्टोर हो जाती है, किसमें ट्रांसफर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे यहाँ पर 10 थी तो यहाँ पर 10 जूल क्या आ जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का क्या आया, mgh। तो यहां पर तो मान लो ये ऐसी एयर सरफेस है, यहां से कुछ हाइट पर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, मैं बात बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी है, और इसमें कुछ वेल, अब यहाँ पर ये रुका हुआ, अपन इसको पकड़ रखा है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो क्या होती है, जीरो होती है, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें वेग आने लगेगा, कुछ वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी अब यहाँ पर तो जीरो थी वेलोसिटी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी, लेकिन कुछ वेलोसिटी आने से क्या होगा, ये धीरे धीरे आगे मूव करने लगता है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे आगे आएगा, यहाँ पर मान लो h हाइट थी, फिर ये हाइट कम होती जाती है, यानी ये वैल्यू कम होती जाती है, ये वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये ट्रांसफर किस में होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में। जब ये अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है तो क्या होता है कि इसमें टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी यहां पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किसमें ट्रांसफर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, अब ये आगे की ओर ऐसे वापस आता है, यानी ये वापस क्या होगा, इधर की ओर ऐसे आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आके 1 सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रुकता है, रुकते ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि वेग क्या हो गया, जीरो, वेलोसिटी जीरो होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो। वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो थी वो वापस किसमें ट्रांसफर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वापस ही इधर की ओर चलने लगता है, तो वापस वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें ट्रांसफर होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में। फिर यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। फिर आगे वापस ऐसे जाने लगता है, यानी वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वापस किसमें ट्रांसफर होने लगती है, पोटेंशियल एनर्जी में। देखो ऐसे वापस समझो इससे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेंडुलम है, इसकी बात करते हैं अपन। जब मैंने इसको यहाँ पर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, मैं इसको इधर लेके गया, मैंने जो वर्क किया वो किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। देखो अभी क्या रुका हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेलोसिटी जीरो होने से देखो यहाँ पर जीरो होगी ना ये टर्म, तो जीरो। ठीक है, फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ते ही क्या होगा, ये मूव करने लगता है, तो ये देखो मूव कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन में भी आ रहा है और इधर इधर भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जब आ रहा है तो इसकी यहाँ पर आके एक कुछ सेकंड के लिए रुकता है, मान लो माइक्रो, कुछ बहुत छोटे टाइम के लिए, तभी तो ये वापस इधर जाता है, रुकता है तभी देखो। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सारी की सारी क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो किस में चेंज होने लगती है, देखो इधर मूव करता है तो फिर किस में चेंज होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में। फिर अपनी वापस इक्विलिब्रियम
पोजीशन में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, फिर आगे ऐसे जाने लगता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये क्या कर लगता है, ओसिलेट करने लगता है। तो ये है सिंपल पेंडुलम के अंदर एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। अब करते हैं अपन सवाल कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, इसको छोड़ो, ये ऐसी थी मजाक की बात, ठीक है। तो अपन अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखो क्वेश्चन है पहला, पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट लिफ्ट ए बैग फ्रॉम अर्थ सरफेस and a student lift a bag from earth surface and put it on a 30 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 30 लिख लो, 30 सेंटीमीटर हाइट ऑन ए टेबल विच इज, ऐसे लिख लो, ऑन ए टेबल विच इज 30 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। मास ऑफ द बैग इज 10 kg, then calculate the potential energy ठीक है। अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बहुत ही सस्ता सा सवाल है, एकदम छोटा सा सवाल है, बहुत ही। देखो क्या बोला कि एक स्टूडेंट है, वो किसी बैग को जिसका मास अपन को कितना दे रखा है 10 kg, यानी मास अपन को दिया है, अपन लिखते जाते हैं जो जो गिवन है वो, मास m कितना दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। उसको उठाकर एक टेबल पर रखता है जो कितनी सेंटीमीटर ऊंची है 30 सेंटीमीटर, यानी उसकी अपन को क्या दी हुई है हाइट, उसकी हाइट h कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रैकेट में अपन को g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब g की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अपन को क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर उठाते हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर लेके जाते हैं तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी जब कैलकुलेट करनी हो तो अपन कौन से फॉर्मूले से करेंगे, अभी अभी अपन ने निकाला है फॉर्मूला mgh से। तो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो बोलो कैसे चेंज करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये क्या हो गया मीटर। इसको मैं ऐसे कैसा याद रख लूंगा, m की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है 10, g की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है 10, h की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है 30/100। तो एक जीरो से एक जीरो ये मर गया, एक जीरो से एक जीरो ये मर गया, 10 × 3 कितना आ गया 30 जूल, यानी उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई 30 जूल की, यानी वो जो बैग रखा हुआ है उसके अंदर कितनी एनर्जी है 30 जूल एनर्जी है उस बैग के अंदर। अब ठीक है, तो आप लोग ये उतार लो, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन लोग। अगर देखो याद रखना, अगर ये मीटर में दे रखा हो तो इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दे रखा हो तो इसको चेंज करके अपन मीटर के अंदर काम में लेंगे, ठीक है, याद रखना है। फिर अगला सवाल करते हैं अपन, जल्दी लिखो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, द स्प्रिंग constant of a
of a spring is 2 multiply by 10 to power 3 है, 2 multiply by 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर। इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज 2 into 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर। हाउ मच वर्क is done to compress it by 20 centimeter from its mean position। यानी क्या बोला, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अपन को दे रखा है, ठीक है, और अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मैं उसको 10 सेंटीमीटर कंप्रेस कर देता हूं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो इसको, मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं फिर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, देखो अपन को किसकी वैल्यू दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट, अपन को दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट। जब भी स्प्रिंग वाला सवाल आए, स्प्रिंग को कंप्रेस करने में कितना वर्क किया वो निकालना हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, दोनों इक्वली होती है, वो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं अपन, 1/2 kx स्क्वायर से। जब भी आप लोगों को ये आए सवाल उसमें यही करना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू बोलो कितनी दी हुई है, 2 multiply by 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, अक्स की वैल्यू दी है, कितना कंप्रेस करते हैं वो अक्स ही होता है, वो कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। अब वापिस सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे अपन, तो कैसे करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या आ गया मीटर, इसको इससे काट दो, क्या आ गया 2/10 मीटर। ठीक है, तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, हाँ, वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी थी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, तो ये क्या आ गया 1/2 kx स्क्वायर। अपन लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये अपने पास है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो और आंसर पाओ। 1/2 k की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3, लिख दिया k की जगह। x की वैल्यू बोलो कितनी है, 2/10, तो 2 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर है, तो ये क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 से 2 मर गया, क्या बचा 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, देखो इधर करता हूं, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, W बराबर चल रहा है अपना, W बराबर 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 3 मतलब एक के आगे 3 जीरो, मल्टीप्लाई बाई 4/100। सही है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मार दो, 1 जीरो बचा यहाँ पर, यानी 10 बचा, यहाँ पर क्या बचा 4 बचा, कितना आ गया आंसर 40 जूल। वर्क की यूनिट भी जूल ही होती है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतारो, फिर एक सवाल और करते हैं लास्ट बस। थर्ड सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.4 जूल वर्क इज डन इन ए स्प्रिंग टू compress it by 0.02 meter, then find
द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, 2 नंबर का आता है, फोकट के नंबर होते हैं। ठीक है, सवाल क्या दिया है, 0.4 जूल वर्क इज डन इन ए स्प्रिंग टू कंप्रेस इट बाय 0.02 मीटर, देन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी अपन को वर्क की वैल्यू दे रखी है, गिवन क्या क्या है, वर्क, यानी W की वैल्यू दी है, कितना दिया हुआ है 0.4 जूल, वर्क ही दिया हुआ है ये। ठीक है, फिर इसको कितना कंप्रेस कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू दी है, कितनी दी है 0.02 मीटर। अब देखो ये मीटर में दे रखा है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर सेंटीमीटर में होता तो मीटर में चेंज कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके। ठीक है, अब अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी k होता है, तो देखो अपने पास W का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 kx स्क्वायर, यही तो पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की। ये लो W की जगह W की वैल्यू रखो, W कितना दिया हुआ 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई k की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है, निकालना है k की वैल्यू, k की जगह k रख दिया, x की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है 0.02, यानी 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालनी है तो ये सारी संख्याएं इधर लेके आ जाऊं, यानी ये 2 है इधर डिवाइड में, इधर आके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी क्या बन जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई 0.02 का होल स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू k अपॉन ये आएगा, यानी 0.02 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं, k बराबर 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई, इसको मैं ऐसे लिख दूं 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक जीरो है, एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे मेरे को एक जीरो लगाना पड़ेगा, लगा दिया, पॉइंट हट गया, ऐसे करते हैं। अब यहां से ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे को 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगा दिए। फिर यहाँ पर फिर 2 पॉइंट हटाऊंगा, फिर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऐसे बन गया, तो ये 2 से 1 2 ये कट गया, और ये 2 से कितनी बार कटा, ये 2 बार, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, क्या बचा 2 बचा, गुणा 2 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कितने जीरो बचे 3 जीरो, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3, 3 जीरो ना तो 3, और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। यह आ गया अपना आंसर। देखो कैसे किया, सीधा सा सवाल है एकदम, W की जगह W की वैल्यू रखी है, k की वैल्यू अपन को निकालनी है, 1/2 कांस्टेंट टर्म थी, जिसको ऐसे कैसा तार दिया, x की वैल्यू 0.02 मीटर अपन को दे रखा है, फिर मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है, ये इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, ये लो हो गया, ये ऐसा कैसा। अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, इधर मूव करूंगा तो ये क्या है डिवाइड में आएगा, तो ये क्या कर दिया डिवाइड में कर दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, इसको 2 बार लिख लिया 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02, फिर ऊपर एक पॉइंट है, इसको हटाऊंगा तो नीचे 1 जीरो लगाऊंगा, 1 जीरो लगा दिया, फिर नीचे दो पॉइंट थे, 2 जीरो लगाए, इधर भी 2 पॉइंट थे, 2 जीरो लगाए, फिर इनको कैलकुलेट कर लिया आपस में, फिर ये आ गया मेरा आंसर। खुद करके देखना आप लोग। ये था बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही सरल है एकदम, और ये स्प्रिंग के जो सवाल है बच्चों देख लेना। इससे लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर ये फॉर्मूला पे सवाल किए थे, वो देख लेना, और एक स्प्रिंग वाला सवाल देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के यहाँ से एक सवाल पक्का ही आता है, या तो कभी कभी तो दोनों ही आ जाते हैं, यही स्प्रिंग वाला और वो वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।